हमने जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी कॉजेस रिस्पॉन्सिबल थे वो हमने सारे कर लिए, राइट। व्हेन वी डिड अबाउट सबसिस्टेंस, और उसके उसके लिए जितने भी रीजंस हमारे पास में पॉसिबल थे वो पोर्शन भी हम कर चुके हैं, है कि नहीं? कोई डाउट है उस? देन वी डिड रोल ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का क्या रोल था, एंड हमने इस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हमें करना आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो आउट टॉपिक बुक में दे रखा है, उतना छोटा सा टॉपिक है नहीं, थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं फिर डिटेल में करेंगे। क्या हुआ, हमने इतना तो जान लिया कि भाई फ्रांस की जो जनता थी वो मोनार्की सिस्टम से खुश नहीं थी, राजा से खुश नहीं थी, राइट। क्या? हाँ, उनको एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए थी। ऐसी सरकार जो जिम्मेदारी उठा सके, किस चीज की भाई, अपने जनता की जरूरतों की जिम्मेदारी उठा सके, राइट। तो उनको इस तरह की एक सरकार चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने जो है वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने डिमांड किया हमारे पास में कि हमें जो है वो एक ये जो एक तो आपके पास में जो टैक्सेस सिस्टम है आप इसको रिमूव किया जाए। सबसे पहली बात उन्होंने कही दैट वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम, आप इसको रिमूव कर दीजिए। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा, सेकेंडली उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास में जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, वी मस्ट हैव सम राइट्स, हमारे भी अपने कुछ राइट्स होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए, और किसी भी तरह का फ्यूडल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो भेदभाव आपका चल रहा है सोसाइटी में कि आप जो है वो एक क्लास को अपर क्लास कह दे रहे हैं, नोबल्स कह दे रहे हैं, क्लर्की कह दे रहे हैं, उनसे कोई आप टैक्सेस नहीं ले रहे हैं, उनको आप सर्टेन जो है वो रिजर्वेशंस दे रहे हैं, प्रिविलेजेस जिसे हम कहते हैं, प्रिविलेजेस आप दे रहे हैं, ये चीज हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट एनी सच थिंग। साफ चीजें इन्होंने ये कहती, राइट। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि जो तीनों हमारे पास में सोसाइटी में जो तीनों हमारे पास में स्टेट्स थे, क्या थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट्स, तीनों जो हमारे पास में स्टेट्स थे, इन स्टेट्स के बीच में हमें डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। इन स्टेट्स के बीच में हमें क्या देखने को मिल रहा था, डिस्प्यूट देखने को मिल रहे थे। दे वर नॉट एग्रीइंग ऑन सम टर्म्स, वो किसी पर्टिकुलर टर्म्स पे जो है वो एग्री नहीं कर पा रहे थे, उनमें हमें जो है वो ने टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया था, जिस कारण से रिवॉल्यूशन हुआ हमारे पास में। सिस्टम था ओल्ड डिजाइन, मतलब जो फ्यूडल सिस्टम था, बताया था मैंने आपको उस दिन भी। ओल्ड डिजाइन का मतलब क्या होता है, जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम जो था, मोनार्की का जो एक रूल था, उससे लोग खुश नहीं थे उससे लोग खुश नहीं थे साथ ही वो कुछ टैक्सेस को इम्पोज करना चाह रहा था, जिसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो लुई 16 ने क्या किया, 5 मई 1789 को एक मीटिंग बुलाई स्टेट्स जनरल की। लुई 16 ने क्या किया, 15 मई 1789 को, 9 को कब की बात है भाई, वेरी गुड, 15 मई 1789 को लुई 16 ने, किसने बुलाई मीटिंग, लुईस क्या बेटा, नहीं बेटा 16 ने बुलाई थी, 5 के, सॉरी सॉरी 5 में, या 15 नहीं 5 में, 5 में, 5 मई को लुई 16 ने मीटिंग बुलाई थी स्टेट्स जनरल की। किसकी, स्टेट्स जनरल। स्टेट्स जनरल क्या है आपके पास में, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो अगर आप मजदूर यूनियन की मीटिंग बुला रहे हो तो पूरे मजदूर तो नहीं आएंगे, जो यूनियन के जो मेंबर्स है वही आएंगे आपके पास में मीटिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी इन्होंने जो है वो एक मीटिंग बनाई, बुलाई, क्यों, उन्होंने कहा इसका एजेंडा क्या था, इस मीटिंग का, इस मीटिंग का एजेंडा था कि वो कुछ नए टैक्सेस को इम्पोज करना चाहते थे। ही वॉज गोइंग टू प्रपोज सम टैक्सेस। वो क्या चाहते थे, वो जो ऑलरेडी टैक्स चल रहे हैं, कह रहे हैं उससे जो है वो सरकार का भरपाई नहीं हो रही है,
वी वांट सम न्यू टैक्सेस, हमें जो है वो कुछ नए टैक्सेस की जरूरत है। तो उन्होंने जो है वो एक मीटिंग बुलाई ये कहते हुए दैट वी नीड टू इम्पोज सम न्यू टैक्सेस, जिसके लिए जो है वो डिसीजन चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल क्या बन सकता है, यहाँ से सवाल आपके पास बन सकता है कि भाई लुईस 16 का रिवॉल्यूशन की तरफ क्या कदम था। तो लुईस 16 का कदम ये था कि लुईस 16 ने स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। कब बुलाई? 5 मई 1789 को। बैग वहीं रहने दो अभी के लिए, इधर आ जाओ। कब बुलाई भाई? 5 मई 1789 को लुईस 16 ने मीटिंग बुलाई। किसकी मीटिंग बुलाई थी? स्टेट्स जनरल की। किसकी मीटिंग बुलाई? स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई थी। एंड व्हाट इज दिस स्टेट्स जनरल? ये स्टेट्स जनरल है क्या? पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस इन 1700। ओह वेरी गुड, उनको पता है भाई, बैग रहने तो जाए। इट्स अ पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस जो 1789 में एग्जिस्ट करती थी, जिसमें आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे स्टेट्स के। जैसे होता है ना अपना पंचायत होता है हमारे पास में, पंचायत में क्या है हमारे पास में? पंच होते हैं हमारे पास में, और वो भी एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो हमारे गांव के जो ग्राम सभा के लीडर्स है उनमें से चूज किए जाते हैं और वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं उस गांव को, है कि नहीं? तो ऐसे यहाँ पे ये हमारे पास में एक पॉलिटिकल बॉडी है जो 1789 में एग्जिस्ट करती थी फ्रांस में, जो फ्रांस की पब्लिक है मोस्टली, जो आपके पास में 3 स्टेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास में कि व्हाट इज स्टेट्स जनरल, व्हाई वाज द मीटिंग कॉल्ड, क्यों बुलाई गई थी? टू प्रपोज सम न्यू टैक्सेस, कुछ नए टैक्सेस को लागू करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया था। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर है बेटा? तो अब क्या हुआ हमारे पास में भाई, तीनों स्टेट्स में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। तीनों स्टेट्स ने क्या किया? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी इसमें तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा। शुभ संध्या, एक मिनट रुको। क्या हुआ? ये एंटी वाले कनेक्शन में होगा। तो ये स्टेट्स जनरल ने क्या किया? स्टेट्स जनरल ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया। इन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया। जैसे क्या होता है भाई, आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल है उन्होंने मॉनिटर्स की मीटिंग बुलाई, तो क्या होता है हर क्लास से एक एक मॉनिटर जाता है अपने पास में। 2 गर्ल्स बॉयज 2 हैं तो दोनों चले जाएंगे भाई, मतलब हर क्लास से हमारे पास मॉनिटर चला गया। तो तीनों स्टेट्स ने क्या किया? इस स्टेट्स जनरल में अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज दिया। नोबिलिटी ने भी भेजा, क्लर्की ने भी भेजा, और हमारे पास जो थर्ड स्टेट है हमारे पास में, इन्होंने भी भेजा। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इन्होंने जो है वो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। भाई फर्स्ट स्टेट से आए आपके पास में 300 रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड स्टेट से आए आपके पास में 300 रिप्रेजेंटेटिव। पर जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट ने अपने से ही जो है वो 600 रिप्रेजेंटेटिव भेज दिए। थर्ड स्टेट ने अपने से जो है वो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे कि ये 600 पर्सन हमें जो है वो लीड करते हैं। क्यों इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने ऐसा क्यों किया? पहले इस कारण को समझो। इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने कहा कि भाई तुम अगर हम 300 लोग भेजते, कि मान लो इन्होंने 600 की बजाय इन्होंने 300 भेजे होते, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो टैक्स पे करने में कोई इशू है ही नहीं। फर्स्ट और सेकंड स्टेट वोट कर देगा कि हाँ टैक्स पे किया जाए, है कि नहीं? मतलब 600 वोट्स हो गए इन द फेवर ऑफ पेइंग द टैक्सेस एंड इन द फेवर ऑफ इम्पोजिंग द टैक्सेस। और सिर्फ 300 लोग होंगे हमारे पास में जो कि कहेंगे कि भाई टैक्स को इम्पोज ना किया जाए, नॉन इम्पोजमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें सिर्फ 300 लोग होंगे। तो इस क्राइटेरिया से तो साफ सीधी बात है टैक्स को लगना ही लगना है। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने का मतलब क्या है आपका? कोई फायदा ही नहीं है आपके पास में। अगर आप स्टेट जनरल की मीटिंग बुला रहे हैं
तो आपको स्टेट जनरल की मीटिंग में हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी तो देनी चाहिए। आप अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे दैट मीन्स व्हाट, नहीं मतलब हमें भी चांस मिल रहा है दैट वी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, हमें भी चांस मिल रहा है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा जो मत है उसको काउंट किया जा रहा है कि नहीं, हमारा जो मत है उसको काउंट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इसलिए तुम लोग मिला के 600 वोट हो ना, तो हमारे भी अपने 600 वोट होंगे। आ रही बात समझ में, तुम्हारे मिला के 600 वोट है तो हमारे भी मिला के 600 वोट होंगे, तभी तो है आप एक फेयर डिसीजन ले पाओगे। समझ में आई बात। तो थर्ड स्टेट ने क्या किया, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे और उन्होंने साथ में ये चीज कही कि जो पीजेंट्स हैं, आर्टिशियंस हैं, वुमेन्स हैं, उन वो सबको भी अलाउड नहीं भेजा। है। हाँ उन सबको भी भेजा, पर जो हमारे पास में मोनार्की था भाई अपना लुईस 16 था, जो फर्स्ट सेकंड स्टेट से, इन्होंने कहा कि भाई पीजेंट्स, आर्टिशियंस एंड मैम एंड फार्मर्स, वुमेन, बेटा पीजेंट्स फार्मर्स में आते हैं, वुमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर। भाई इनको परमिशन ही नहीं दी एंटर करने की। एंटर कौन करेगा, वो जो स्मॉल बिजनेसमैन है हमारे पास में, वो सारे जो इसमें बचे हुए क्लासेस है ना, वो एंटर करेंगे। कहते हैं भाई रिप्रेजेंटेटिव्स में से पहले ये बंदों को तो पहले ही छाड़ दो, इन लोगों को तो अंदर एंट्री अलाउड ही नहीं है। सबसे पहले यही चीज बता दी गई यहाँ पे। समझ में आ रही है बात। अब ये जो नए टैक्सेस हैं इसके इम्पोज करने के लिए हमारे पास में क्या होता था, अगर नए टैक्सेस को इम्पोज करना है, मतलब राजा के अगर प्रपोजल को आपको मानना है, तो आपको स्टेट्स जनरल की वोट की जरूरत है। तो ये फंडा जो इनका था भी, फर्स्ट सेकंड स्टेट 300 300 600 हो गए, इस हिसाब से तो आपका पूरा लागू हो जाना चाहिए था, है कि नहीं। इसीलिए थर्ड स्टेट का ये डिमांड था। अब हुआ क्या ये समझो, ये तो हो गया कि उन्होंने किया क्या, क्यों मीटिंग करी, मीटिंग करी प्रपोज करने थे टैक्स, टैक्स को लागू करना था, जिसमें कितने कितने लोग आए, 300 300 लोग आए दोनों स्टेट से, और थर्ड स्टेट से टोटल 600 लोग आ गए आपके पास में, जिसमें वुमेन्स को, पीजेंट्स को और आर्टिशियंस को अलाउड ही नहीं था। उनको पहले ही कह दिया भाई तुम हमारी किसी पॉलिटिकल बॉडी में आते नहीं हो, तुम्हारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तुम्हारे वोट का है, तुम्हारी बात का कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे हुई, ये मीटिंग हुई टेनिस कोर्ट में। ये मीटिंग कहाँ हुई, टेनिस टेनिस कोर्ट कोर्ट। में। हाँ हाँ हाँ, ये उनका मीटिंग का एरिया होता है। उनकी जो मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई हमारे पास में, स्टेट जनरल की, वो टेनिस कोर्ट में हुई थी। वहीं पे मोस्टली जो है वो सारी मीटिंग्स की जाती थी। अब पहले क्या था हमारे पास में, देखो इनका पास्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, इनका पास्ट प्रिंसिपल कहता है कि ईच स्टेट हैज वन वोट, ईच स्टेट हैज वन वोट, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट, चाहे बंदे तुम 1000 भी बुला लो, पर वोट कितना काउंट होगा, एक, इसका भी एक, इसका भी एक। आ रही बात समझ में, वोट सिंगल काउंट होगा। जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, पर 40 बच्चे 40 अलग अलग बातें बोल रहे हैं, टीचर किसकी फाइनल बात सुनेगा, क्लास मॉनिटर ने जो कह दिया भाई वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो वही चीज कह दी कि हर स्टेट का अपना एक वोट होता है, ये प्रिंसिपल चला आ रहा था भाई कि हर स्टेट का अपना एक वोट है। तो फिर वही काम आ गया भाई, दो स्टेट तो कहेंगे कि हाँ भाई टैक्सेस को इम्पोज कर दो, तो दो वोट हो गए टैक्सेस के इम्पोज के में, थर्ड स्टेट फिर भी लूज करेगा। तो थर्ड स्टेट ने यहाँ पे डिमांड रखी, थर्ड स्टेट ने, मैं स्टेट लिख दे रही हूँ, इट्स स्टेट डिमांडेड। पहली डिमांड क्या रखी भाई, हमारे 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंट किया जाए, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंट किया जाए, बराबरी का अधिकार दे। दूसरा इन्होंने क्या कहा, ईच पर्सन या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो वहां पे गया आपके पास में, रिप्रेजेंटेटिव शुड हैव वन वोट। भाई हमारा जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसका एक वोट होना चाहिए। जब एक एक रिप्रेजेंटेटिव का एक वोट होगा, भाई 300 बंदे यहाँ से आए हुए हैं, आप इनके 300 वोट हो गए, 300 इनके हो गए और हमारे 600, तभी जो है वो हम इस लॉ के बारे में आगे बातचीत कर सकते हैं कि इसको इम्पोज किया जाए या फिर नहीं किया जाए।
समझ में आ रही है बात? पक्का? अब राजा ने क्या किया, राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। राजा कहते हैं नहीं भाई, क्यों मानूं मैं तुम्हारी बात। राजा ने जो है वो इस प्रपोजल को मना कर दिया। अब देखो ये जो टेनिस हॉल है किस तरह से डिजाइंड है। टेनिस हॉल इस तरीके से डिजाइंड है कि इसमें जो है वो सिर्फ 600 लोगों के बैठने की जगह है, 600 लोगों के बैठने की जगह। तो भाई राजा ने पहले से ही फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट के 300 लोग बुला लिए, बिठा दिए। तो जो थर्ड स्टेट के बंदे आए, वो थर्ड स्टेट के बंदे यहाँ पे खड़े थे। मतलब एक तरह से यहीं पे बता दिया कि भाई तुम्हारे ना होने से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें वैसे भी मीटिंग में इंक्लूड नहीं कर रहे। एक पहले ही उन्होंने बता दिया। दूसरा, जब थर्ड स्टेट ने ये आपके पास में कंडीशन रखी कि हर एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, तो इस आइडिया को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इसको भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, है कि नहीं? इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमारे पास में। तो जब इन्होंने जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और वो क्या किए, वो यहाँ से सीधा वॉकआउट करके चले गए। कहते कि भाई जब तुम हमें इस मीटिंग में इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, बराबरी का अधिकार ही नहीं दे रहे हो डिसीजन लेने का, तो हम इस मीटिंग में क्या करें, हम इस मीटिंग को ही नहीं मानते। और वो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। ठीक है। और फिर ये 20 जून को ये लोग वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं। कौन इकट्ठे होते हैं? थर्ड स्टेट के पर्सन। वर्सलीज टेनिस कोर्ट में कौन इकट्ठा होता है भाई? थर्ड स्टेट के पर्सन्स। ये थर्ड स्टेट के पर्सन्स जो है वो इकट्ठे होते हैं हमारे पास में। और ये जो थर्ड स्टेट के पर्सन्स होते हैं कौन? ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई हम हैं नेशनल असेंबली। गेट ढालो, गेट ढालो, गेट ढालो। ये अपने आप को जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम हैं भाई नेशनल असेंबली। हमारी जो है वो अपनी नेशनल असेंबली है, और कहता है कि हम जो है वो अब इस मोनार्की को नहीं मानेंगे। और इसका सबसे पहला स्टेप क्या किया इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसने कि मोनार्क के पावर्स को लिमिटाइज कर दिया। इसने क्या किया? इसने मोनार्क के पावर्स को लिमिटाइज कर दिया, मतलब राजा के पावर्स को लिमिटाइज कर दिया। आ रही बात समझ में? मतलब जो थर्ड स्टेट थी वो बगावत पे आ गई, और थर्ड स्टेट ने जो, एक मिनट अंकल, पहले ये लोग नहीं करते थे ना, इसलिए आप अपने शब्दों में लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे पास में। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और डिक्लेरेशन के साथ ही इन्होंने क्या किया? एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, जिसने कि जो मोनार्क था, मतलब जो लुईस 16 था हमारा, उसके पावर्स को लिमिट में कर दिया, उसके पावर्स को कंट्रोल में ले आया। राइट। तो नेशनल असेंबली यहाँ पे जो है वो जब बिजी थी वर्साइलीज में, तो बाकी जो फ्रांस था उसमें हमें जो है वो एक बहुत ही टर्मोइल की सिचुएशन देखने को मिल रही थी। क्या मिल रही थी? टर्मोइल की सिचुएशन। While the National Assembly was busy in France, ये अकल पहले नहीं आई कि यार व्हाइट कलर ले ले, ब्लैक स्क्रीन है। हम रेड ब्लू ग्रीन कलर लेते रहते थे, फिर मैं पूछती थी विजिबल है या नहीं है। फिर एक दिन ऐसे लिखते, मैंने कहा यार ब्लैक स्क्रीन है तो यार व्हाइट बहुत अच्छे से दिखाई देगा, फिर व्हाइट लिया। एक दिन मैंने कहा यार ये सही है। Was busy at Versailles. The rest of the France was facing a situation of turmoil. Was facing a situation of turmoil. टर्मोइल मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आक्रोश, अशांति की सिचुएशन बनी हुई थी हमारे पास में। जैसे क्या था जो हमारे पास में, ये जो टर्मोइल है, टर्मोइल में आता है वो आपका स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल कि भाई वहां पे अफवाह फैली कि भाई आपके पास पे अटैक होने वाला है, आर्मी को ट्रूप्स को तैनात किया ताकि वो आपको शूट कर सके। तो वहां पे जो है वो स्टॉर्मिंग हो रही थी हमारे पास में।
स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल हुआ है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस स्टेट में जो है वो एक बहुत ही ज्यादा जो है वो एक इमरजेंसी टाइप सिचुएशन, एक अलार्म, मतलब एक अलार्म कंडीशन इज नॉट कि घंटी बज रही है वहां पे, अलार्म इज मतलब कि पीस नहीं है माइंड में, सब आपस में ही जो है वो बहुत परेशान है, भगदड़ से मचा रहे हैं हमारे पास में, वो देखने को मिल रहा था। साथ ही क्या हुआ, देखो क्या था, पेरिस वॉज इन अलार्म, मैं पॉइंट्स में लिखा रही हूँ, आप इसको आप पॉइंट्स को याद कर लेंगे, देन आपको सिचुएशन को बस एक्सप्लेन करना है। द होल ऑफ द पेरिस वॉज इन अलार्म, क्यों था पेरिस अलार्म में, क्योंकि वहां पे पेरिस में जो राजा था उसने ट्रूप्स को तैनात कर दिया था, एंड एट द सेम टाइम खबर ऐसी फैल गई कि राजा ने ट्रूप्स को इसलिए तैनात किया ताकि वो आप पे ओपन फायर कर सके, जिससे कि जो लुइस 16 था उसको लगा कि भाई सॉरी, जिससे जो जनता थी उनको लगा हमें जो है वो मिलिटाइज होने की जरूरत है, और उन्होंने बेस्टाइल पे अटैक करके वहां से जो एमिनेशन वगैरह है, हथियार है, उन सबको लेने की कोशिश करी, और बाकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे भी उन्होंने अटैक किया, उन्हें बेच भी दिया था मार्केट में। हाँ, साथ के साथ के बेटा देख, अभी मैं वही चीज मैंने इसीलिए बोला कि तुम थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। 5 मई को मीटिंग बुलाई थी, 5 मई को मीटिंग बुलाई थी भाई लुइस 16 ने, जनरल स्टेट्स की मीटिंग बुलाई 5 मई को, जो सक्सेसफुल नहीं हुई हमारे पास में। उसने बुलाया, प्रपोजल्स रखे, पर लोग उसको माने नहीं। फिर उसके बाद में जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में टेनिस कोर्ट में मीटिंग बुलाई, कब, 20 जून को। अब एक ही मीटिंग में थोड़ी ना हो जाएगा कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको फाइनल करो, इसके ये पावर से ये चीज है, एक मीटिंग में तो नहीं हुआ ना हमारे पास में, उसकी कई सारी मीटिंग्स हुई होंगी। तो 20 जून से पहली मीटिंग 20 जून को हुई, फिर उसमें धीरे धीरे मीटिंग हो रही होंगी, तो जब तक उनको महीने भर का टाइम लगा अपना डिसीजन लेने में, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने में, तो उसी टाइम पे जो बाकी हमारे पास फ्रांस था उसमें ये सारी सिचुएशंस चल रही थी। एक दिन में थोड़ी ना होता है, एक दिन में फसल नुकसान थोड़ी ना होता है। जैसे हमने देखा भाई फसल नुकसान हो गई, क्यों, सीवियर विंटर, बहुत ज्यादा कड़क ठंड पड़ी, गया एक दिन की कड़क ठंड से पूरी फसल नुकसान हो गई, नहीं ना। तो एट द सेम टाइम वो मूवमेंट्स चल रहे हैं हमारे पास में, और वो सिचुएशन को वर्स बनाते जा रहे हैं आपके पास में। सो पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म, बैड हार्वेस्ट ड्यू टू सीवियर विंटर, बैड हार्वेस्ट ड्यू टू सीवियर विंटर, बहुत कड़क ठंड के कारण जो है वो हार्वेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया आपके पास में, जिस कारण से ब्रेड की कीमत बढ़ गई, ब्रेड प्राइस रोज, जिस कारण से ब्रेड की कीमत क्या थी आपके पास में, बढ़ गई थी। बेकर्स ने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया अपनी सप्लाईज वगैरह को, उन्होंने और इंक्रीज कर दिया। जो एंग्री वुमेन्स थे उन्होंने शॉप्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। आ रही है बात समझ में? वुमेन्स ने क्या किया, क्योंकि भाई रोटी का प्रबंध करना तो औरत की जिम्मेदारी है, तो जब वो रोटी का प्रबंध करने के लिए घूमते थे, तो उसमें क्या हुआ आपके पास में उसमें क्या हुआ आपके पास में कि जो हमारे पास में वुमेन्स थी, उन्होंने कि भाई मेरे को मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे रोटी चाहिए, और उन्होंने शॉप्स वगैरह पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई हमें रोटी दो, चाहे हमारे पास पैसे नहीं है पर हमें रोटी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो उन्होंने उस पर जो है वो अटैक कर दिया। अब राजा ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए आर्मी को तैनात किया था। राजा ने इस सिचुएशन को संभालने के लिए कि भाई राजा को दिख रहा था कि इतनी तेज कड़क ठंड हुई है, सीवियर विंटर हुआ है। ये कब हुआ, स्टॉर्मिंग इन वेस्टाइल, ये हमारे पास 14 जुलाई को हुआ है, 14 जुलाई 1789। मतलब उससे पहले ये कंडीशन बैड हार्वेस्ट की आ रही थी कि भाई हार्वेस्ट खराब हो गया, क्योंकि हार्वेस्ट विंटर के कारण खराब हुआ है, इसका मतलब ये काम आपका दिसंबर जनवरी में हो गया है, और तभी से अनाज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे पास में, और मई जून तक आते आते बहुत ज्यादा कीमत बढ़ गई है। कई जगह ऐसी रिपोर्ट्स आ गई कि भाई औरतों ने जो है वो सेठ को मारा या बेकर को मारा, और उससे जो है वो अनाज लिया, दुकान में तोड़फोड़ कर दी अनाज के लिए, तो ऐसी न्यूज आ गई। तो राजा ने क्या किया, राजा ने आर्मी को ऑर्डर किया कि भाई सिचुएशन को कंट्रोल में करो, और आर्मी को जो है वो तैनात कर दिया। जैसे अब देखो 26 जनवरी पे हमारे यहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त इसके आसपास महीने भर से हमारे यहाँ पे पुलिस तैनात हो जाती है। अब इसका ये मतलब थोड़ी ना वो पुलिस सीआरपीएफ जो भी कमांडो तैनात हो गए वो हमें मारने के लिए तैनात हुए, दे आर फॉर सिक्योरिटी पर्पस ना, कि कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको करेंगे वो। पर लोगों में अफवाह फैल गई कि भाई राजा ने तो ये तैनात क्यों किए, राजा ने ये तैनात किए कि वो हम लोगों को मार सके,
हम सिटीजन्स को जो है वो ओपन फायर करके वो मार सकें, जिस कारण से कई सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने पीपल्स मिलिटिया फॉर्म करने का डिसाइड किया। और उसके लिए उन्होंने जो बेस्टाइल का आपका फोर्ट था और कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसमें उन्होंने अटैक किया, वो उसमें घुस गए, उन्होंने जेलर को जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे सबको मार दिया। प्रोटेस्टर्स को उन्होंने जो पुलिस ने कैदी बना रखे थे, हाँ जी, प्रिजनर्स को प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, प्रिजनर्स को आजाद कर दिया। जो फोर्ट्रेस था, जो किला था, उसको पूरा डिमोलिश कर दिया और उसके जो पत्थर थे उसको मार्केट में उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। आ रही है बात समझ में? ये पक्का समझ में आएगी अच्छे से? यस मैम। ठीक है। और एट द सेम टाइम ऑन 4th August 1789, 4th August 1789 द असेंबली, कौन सी असेंबली भाई? नेशनल असेंबली, जो थर्ड स्टेट ने बनाई है। द नेशनल असेंबली पास्ड अ डिक्रीड अबॉलिशिंग the feudal system obligations and dues। तो भाई 4 अगस्त को, अब देख लो भाई 20 जून को मीटिंग हुई है इनकी, 20 जून को अपने नेशनल असेंबली को फॉर्म किया, पर अगस्त तक ये इस निर्णय पे पहुंचे कि इन्होंने एक डिक्री, एक नोटिस पास कर दिया ये कहते हुए कि भाई फ्यूडल जो सिस्टम आपके पास में चला आ रहा है, इस सिस्टम को हम खत्म करते हैं, हम इस सिस्टम को खत्म करते हैं। इसके जितने भी ऑब्लिगेशंस है, क्या ऑब्लिगेशंस है भाई? थर्ड स्टेट नोबिलिटीज को एक टैक्स पे करेगा, थर्ड स्टेट जो है वो चर्च को एक टैक्स पे करेगा, उन सबको हम खत्म कर रहे हैं। और जितने भी ड्यूज है हमारे पास में, जितने भी टैक्सेस हैं, उन सबको हम पूरी तरीके से हटा दे रहे हैं। समझ में आई बात? यस मैम। चलिए अच्छी बात है, आगे तो बहुत समझ। वो जो थोड़ा बहुत होता है वो प्राइस टैक्स आइटम के साथ चला जाता है ना, वैसे नहीं देना पड़ता, वो उसके साथ चला जाता है आपके पास में। अब जैसे भाई आप अभी हर कोई टैक्स नहीं देता है, सरकार ने बोला 5 लाख से ज्यादा जिसकी इनकम है वो टैक्स देगा, तो वो जो थोड़ा बहुत टैक्स है, थोड़ा बहुत टैक्स तो हम ही पे करते हैं। आप टूथपेस्ट खरीदते हो, 7% का टैक्स दे रहे हो, वैट दे रहे हो। आप जो इतने महंगे महंगे परफ्यूम यूज कर रहे हो उसमें ज्यादा टैक्स पे कर रहे हो। आप जब रोड से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, टोल टैक्स पे आप टैक्स दे रहे हो। वो टैक्स क्या है? वो भी अपने हाईवे वगैरह को मेंटेन करने के लिए तो यूज किया जा रहा है आपके पास में, है कि नहीं? तो टैक्स तो वहां पे भी पे ही कर रहे हैं ना हम, पर वो क्या है, एक लिमिट में टैक्स है जो हमारी जेब पे नुकसान नहीं कर रहा है। आ रही बात समझ में? वो टैक्स है जो हमारी जेब को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, जो देते वक्त हमें पता है यार ये सरकार टैक्स ले रही है तो इसका वो हमारे ही उसमें जो है वो इस्तेमाल कर रही है कि हमें जो डीटीसी सर्विसेज लगा दी है उन्होंने, रोड्स वगैरह को मेंटेन कर रहे हैं। पर जो आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो कि भाई हमें अपना जो है वो, अब मोदी कहे कि भाई सब पे ये वाला एक टैक्स लगा दो, क्यों भाई? मुझे अपने भवन का नया निर्माण करना है, क्या जनता एग्री करेगी? नहीं करेगी ना एग्री। पर वहीं पे अगर उसने किसी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, क्यों बढ़ा दी? क्योंकि पीछे से कच्चा माल महंगा आ रहा है भाई, तो जनता कहेगी हाँ भाई मोदी अपनी जेब से थोड़ी ना पैसे देगा, ठीक है, कर दिया तो कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? तो वही चीज है आपके पास में कि टैक्स तो फिर भी देना पड़ रहा है, पर वो अमाउंट का टैक्स नहीं पे करना है आपको। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई? तो यहां से क्या पता चला कि फ्रांस में अब क्या हो गया, हमारे पास में मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और फ्रांस क्या बन गया? फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल। अब मुझे बताओ उसने राजा की पावर को लिमिटाइज किया या राजा को पूरा हटा दिया? लिमिटाइज किया, मतलब राजा का रोल तो अभी भी है, तो इट बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब पहले जो मोनार्की रूल था उसमें कोई पाबंदियां नहीं थी, कोई पावर्स नहीं थी जो राजा पे लगी हुई थी, जो राजा के एक्शंस को लिमिट में कर सके कि हाँ भाई तुझे ये नहीं करना है, तुझे ये नहीं करना है, या तेरी इसमें इस हद तक तू डिसीजन ले सकता है, इसके बाद के डिसीजन तू नहीं ले सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है कि भाई रूल बाय राजा ही हो रहा है हमारे पास में, बट एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ड्राफ्टिंग बॉडी है, एक आपके पास में रूल बुक है जो आपके पावर्स को, दायरों को बांधती है। आ रही है बात समझ में? जैसे पुलिस वाला चोर को पकड़ सकता है पर फैसला सुना के सजा नहीं दे सकता,
है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो एक अपना रूल बुक के मुताबिक चल रहा है कि भाई मेरे इतनी पावर है, मैं इतना काम कर सकता हूँ। इसके आगे जो है वो दूसरा जजमेंट बॉडी देखेगा हमारे पास में। तो यही चीज हुई हमारे पास में कि फ्रांस क्या बन गया? फ्रांस बन गया आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कैसे बना भाई? 1791 में। कब? 1791 में हमारे पास में नेशनल असेंबली ने अपना ड्राफ्टिंग कंप्लीट कर दी। हाँ, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग क्या हो गई हमारे पास में? यहाँ पे कंप्लीट हो गई कि ये हमारा संविधान है, जो इसमें बातें हैं इनको हमें फॉलो करना है। अब इसमें इसका फायदा क्या था हमारे पास में कि यहाँ क्या था? पावर्स को सेपरेट कर दिया गया था। पावर्स वर सेपरेटेड। भाई पावर्स को सेपरेट कर दिया गया हमारे पास में। पावर्स को इन्होंने डिवाइड कर दिया किसमें? लेजिस्लेटर में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तीन बॉडीज में इन्होंने पावर्स को जो है वो सेपरेट कर दिया, जिससे इन्होंने बना दिया फ्रांस को क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। लेजिस्लेचर जो कानून को बनाएगा, एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करेगा, और जुडिशरी जो देखेगा कि भाई लेजिस्लेचर सही से काम कर रहा है, कानून सही बना रहा है, एग्जीक्यूटिव सही से एग्जीक्यूट कर रहा है हमारे पास में। समझ में आ रही है बात? साथ ही 1791 में जो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, ये पावर किसको दे दी उन्होंने? पावर टू मेक लॉस किसको दे दी? पावर टू मेक लॉस वाज गिवन टू नेशनल असेंबली। मेक लॉस वाज गिवन टू नेशनल असेंबली। अब इस नेशनल असेंबली और राजा में फर्क क्या था? नेशनल असेंबली वाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। राजा को हम इलेक्ट नहीं करते भाई, एक राजा है फिर उसका बेटा बन जाएगा, फिर उसका बेटा बन जाएगा हमारे पास में। पर यहाँ पे क्या है? पावर, कानून बनाने की पावर किसको दे दी गई भाई? नेशनल असेंबली को। किसको दे दी गई? नेशनल असेंबली को दे दी गई। और ये नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे ये क्या थे? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। क्या थे आपके पास में? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हाँ जी। साथ में इसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हमें एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट। इट बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, with a declaration of rights of men and citizen। भाई एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट दे दिया भाई मैन और सिटीजन्स का, जिसमें कुछ राइट्स दे दिए इन्होंने। कैसे राइट्स दे दिए भाई? राइट्स लाइक राइट टू लाइफ, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, आपके भी अपने खुद के विचार हो सकते हैं, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन दे दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दिया आपके पास में। ऐसे इन्होंने कुछ बेसिक लॉज दे दिए, कुछ बेसिक राइट्स दे दिए, जिससे कि उन्होंने सिटीजन्स को अपने अधिकार दे दिए कि अब आप कोई एक बंदा किसी दूसरे बंदे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, एक सिटीजन किसी दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। समझ में आ रही है बात? देयर कांट बी एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन इज लाइक क्या कहते हैं उसके लिए? शोषण करना। शोषण करना मतलब गलत व्यवहार करना, या उसके साथ में गलत आप फैसला ले लो,